नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले जरा बड़ी खबर पहुंचाएं। अब तक कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। देश में अगर 24 घंटे के आंकड़े दिखाएं, कोरोना के 2,68,000 से ज्यादा केस आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले 6,000 के पार हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के जो आंकड़े वो भी अब डरा रहे हैं और बढ़ते केस तो डरा रहे ही हैं। देश में संक्रमण दर 16.5% से अब ज्यादा हो चुका है और इसी के तहत पाबंदियां लगाई गई। जहां दिल्ली में देखिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है और अब ये सख्ती बढ़ाई भी जा रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते और खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें, सारे नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी तो है ही जरूरी। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ रहा है और ये खतरनाक कैसे हो सकता है। जरा नजर डालिए 24 घंटे में कोविड के केस, ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए केस कितने कितने आए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जहां देखिए 2,000 के करीब, हरियाणा में 8,000 के करीब, दिल्ली में 24,000 केस जो है उसके करीब केस सामने आए हैं, उत्तराखंड में 3,200, उत्तर प्रदेश में 16,016 केस उत्तर प्रदेश में आए, पश्चिम बंगाल में 22,645 केस आए हैं, कर्नाटक में 28,723 केस, वहीं तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए, केरल में 13,338, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस तो महाराष्ट्र में शुरू से ही देखा जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,211 केस महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से 10,019 केस गुजरात से। ये राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां 24 घंटे में किस तरीके के हालात बने हैं और स्पीड किस तरीके से बढ़ी है वो हम आपको दिखा रहे थे। अब देखिए मुंबई और दिल्ली 24 घंटे में अगर केसेस देखें तो मुंबई में जहां 11,317 केस मुंबई में सामने आए हैं 24 घंटे में, वहीं दिल्ली में 24,383 केस दिल्ली में सामने आए हैं। मुंबई में तब जब बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर किट मंगा के कोरोना की टेस्ट कर रहे हैं और उससे आंकड़ा सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है, उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बीएमसी ने बनाई है, लेकिन बावजूद उसके इतने केस एक दिन में 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 136 केस सामने आए हैं। मुंबई पुलिस में कोरोना विस्फोट जो दिख रहा है, जो कुल केस जो हैं वो 10,000 के करीब केस सामने आए हैं, यानी मुंबई पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी इसकी गिरफ्त से अब अछूते नहीं है और इसलिए अभी संकट गहराता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में आप देखिए डॉक्टर्स भी बीमार हैं, कुछ आंकड़े रख रहे हैं आपके सामने। जेजे अस्पताल में 134 डॉक्टर इसकी चपेट में, सायन अस्पताल में 122, केईएम मुंबई में 115, नायर में 110 और टोटल अगर हम देखें तो कुछ ये आंकड़ा यानी 598 डॉक्टर्स जो हैं महाराष्ट्र में वो कोरोना की चपेट में है। तो देश पर कोरोना की तीसरी लहर इन दिनों भारी दिख रही है। सबसे ज्यादा फिक्र की बात तो यही है कि इन्फेक्शन का जो रेट है, जो दिल्ली समेत कुछ राज्यों में 30% को पार कर चुका है। देश भर में 2,68,000 नए केस ने अब फिक्र और ज्यादा बढ़ा दी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने लगी है। कोविड के मामलों ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ राज्यों में कोरोना के हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। देश में कोरोना के पीक के आने का अंदाजा फरवरी में है, लेकिन आधी जनवरी से पहले ही मामलों में जोरदार इजाफा हुआ है। बड़े शहरों में कोरोना के केस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में देखें तो 24 घंटे में 2,64,202 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी 6.7% ज्यादा है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 12,72,000 से ज्यादा हो गई है। चिंता की बात यह है कि देश में अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14.78% हो गया है। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।
24 घंटे में यहाँ फिर से 24,383 नए मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात रही संक्रमण दर, जो 30.64% रही, यानी टेस्ट में हर तीसरा मरीज पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। 55 घंटे फिर दिल्ली बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम अभी भी भरोसा दे रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कम मरीज अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि किस सूबे में कितने नए केस सामने आए। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,016 नए केस सामने आए। इसमें अकेले लखनऊ में 2209 नए मामले आए, गाजियाबाद में 1888 और नोएडा में 1817 केस आए। झारखंड में 3749 केस सामने आए। बंगाल में 22,645 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हो गई है। मुंबई में केस कुछ कम पड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटे में तादाद रही 11,317, लेकिन पॉजिटिविटी रेट यहाँ भी 21 है। तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए और 26 की मौत हो गई है। केरल में भी 16,338 नए केस सामने आए। कर्नाटक में 28,723 नए केस सामने आए, जिनमें 20,121 अकेले बेंगलोर में हैं। हरियाणा में भी 8,841 नए केस सामने आए। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर है। ये एक नेशनल वरी है, एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और इसमें हम जाड़े के साथ कैसे रहें, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी मुंबई की तरह अपने केसेस में कमी करके दिखाएं। और मुझे आशा है कि आने वाले वीकेंड पर लॉकडाउन में लोग घरों पे रहेंगे और इस तरह से संक्रमण की रेट को हम कम कर सकेंगे। अभी 3 में से 1 हो जाएगा संक्रमण वाला व्यक्ति, तो इसको हमें कम करना है। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र ने ऐसी ही शिकायत की है। प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी है उसके माध्यम से भी, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मांगे रखी है कि जो राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी है, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों के जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है। तो दूसरी तरफ लापरवाही दिख रही है। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां भारी भीड़ दिख रही है। कोरोना के सारे नियम ताक पर हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-4 हफ्ते देश के लिए काफी अहम हैं। अगर इस वक्त में लापरवाही की तो पीक के जो आंकड़े अनुमान में दिखाए गए थे वो सही साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर लखनऊ में कोविड नियमों के उल्लंघन मामले में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने रैली में भीड़ मामले में गौतमपल्ली थाने के प्रभारी को सस्पेंड किया, वहीं रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी तो सिर्फ वर्चुअल रैली। लेकिन वर्चुअल रैली के नाम पर अखिलेश यादव ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। मंच सजाया, मंच पर आकर हाथ मिलाया, हाथ उठाकर संदेश दिलाया। संदेश ये कि ओबीसी नेता बीजेपी वाले अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन इस संदेश को देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चुनाव आयोग के एक-एक नियम, एक-एक निर्देश की धज्जियां उड़ा दी गयी।
देश में जब कोरोना के केस 2.5 लाख के पार 24 घंटे में आने लगे, उससे पहले चुनाव आयोग साफ कर चुका था कि 15 जनवरी तक न कोई रैली होगी, न रोड शो, न पदयात्रा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में देखिए इस भीड़ को। ये भीड़ क्या किसी रैली से कम है? जहां डोर टू डोर कैंपेन में भी चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के जाने का नियम बनाया, वहाँ राजधानी के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के भीतर बीजेपी के डोर से अखिलेश यादव के डोर पर आने वाले पिछड़े वर्ग के मंत्री विधायकों को शामिल कराने के नाम पर सारे नियम तोड़े गए। यही कारण है प्रशासन ने केस दर्ज किया। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 144 दिन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे और सीधे आपको लिए चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पे जा रहे हैं, कहां से लड़ने वाले हैं, ये सब चीजें आपके मन में। मैं भी 2 दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी अपनी चीजों को फाइनलाइज कर रहा था। क्योंकि जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है, उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उतना ही बोलता हूं जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता हूं। मैं समझता हूं कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया, और इसलिए से 2 दिन से मैं यहां हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें, और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएं, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है।
किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं तो समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं चंद्रशेखर जी, TV9 ने चलाया, गठबंधन नहीं हो सकता है। चलाया, और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना के रखिए। TV9 ने चलाया है कि आपका गठबंधन नहीं हो सका है 9 बजे। काफी सारी बातें नाम लेके एक बार फिर से बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बात है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा, और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए था। वो तो इसमें रोज दलित वंचित। आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं मांगा? सर स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है सर? नहीं हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहां नहीं हैं तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं। क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है, लंबे समय से कितने मामले हुए हैं, और अखिलेश जी की चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों के घर खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहां सबको बराबर की हिस्सेदारी, सम्मान है, अवसर है, वहां वो भी जिस तरह खेल कर रही है। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है, चंद्रशेखर भाई देखिए, ये पहले तो ये क्लियर कर एक सेकंड बस, एक छोटा सवाल ले लें। बस एक सेकंड। 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, और कभी भी दलित, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएनपी एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र थे, आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई हैं, हमने मुकदमे झेले हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। सीएनपी एनआरसी का मामला हो,
चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पे लड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने लोगों के हितों की रक्षा में स्वयं करनी पड़ेगी। मैं 25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूं, उनको मैं अपमानित करने के लिए। मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की है। मैंने कल उनके पाले में छोड़ी थी, उनका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि वो दलितों का नेतृत्व और दलितों की हितों के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाद हो सकता है वो स्टेटमेंट दे कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने तो सबके देखे। प्रधानमंत्री जी भी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि जो है 15-15 लाख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देश बेच दिया। तो बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर लाइन्स बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ था। अब दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि हैं, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं। मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें। अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये मेरा, कांग्रेस मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी हैं कि उनके साथ एक गठबंधन, मैंने खूब प्रयास किया। मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे, जेल, सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2-2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति नहीं दर्ज की। मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। मेरे भाई पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे हैं गठबंधन नहीं हो सका, टीवी नहीं। आपको अखिलेश जी 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि ऐसा बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया गया। मेरा कद, मैं समझे ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या है। अच्छा, क्या आप तो पूरे प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 23 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़के अपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का, की बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप, हत्या हुआ। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना हाथरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़े। रमण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए मैं मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। सत्ता को मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे थे, तो मैं आंदोलन लड़ रहा था 2 तारीख को, 2 जनवरी को भोपाल में, जो पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनका आरक्षण जहाँ खत्म किया गया था, सरकार खिलाफ लड़ रहा था। अभी आपने सर एक महत्वपूर्ण बात कही कि आप विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो वो कौन लोग होंगे जिनको आप एकजुट करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी लोगों से लेके बताइए सर, मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलकर वो करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह से छुटकारा मिले, और हम लड़े 5 साल। किसी का मामला हो, उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4 दलितों की हत्या की जाती, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4 दलितों के सामने उसकी माँ और उसकी बच्ची के साथ हत्या होती है।
आपने कुछ सीटों की मांग की थी क्या अखिलेश, जैसे कि बात हिस्सेदारी की है, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपको वो 3 सीटें, शंकर भाई आपको 3 सीटें दे रहे थे, हमारी जानकारी है, और उसमें 2 सीटें कह रहे थे कि आप उनके सिंबल पे लड़िए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप उनसे पूछेगा कि दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, कितनी सीटें दे रहे थे। TV9 का आखिरी सवाल ये है कि आप किसको अप्रोच करेंगे, प्रियंका जी को, बहन जी को, या फिर अगर बात नहीं बनती तो अकेले कितनी सीटों पर? मैंने कहा कि मैंने हमेशा प्रयास किया, लेकिन लड़ाई जो है ना यहाँ इस प्रदेश में महिला सुरक्षा की है, ये लड़ाई इस प्रदेश में हक अधिकार की है, लड़ाई इस देश में बुनियादी है, मुद्दों की राजनीति है। मैं धर्म और उसकी राजनीति में नहीं जाता हूँ कभी, लड़ाई मुद्दों की राजनीति की, और मुद्दों पे बात नहीं होगी तो आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो गई है, ऐसी चर्चा पॉलिटिकल करते हुए तमाम, जिस तरह से आपने स्टैंड रखा है, सपा के लीडरों का भी स्टैंड है, क्या कब उम्र में राजनीतिक बातें जो बातें की जा रही है कोई प्रतीक दिखता है? मुझे बस इतना बताएं कि विधायक बनने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है। तो इस खबर पर लगातार बने हुए, लेकिन एक हेडलाइंस के लिए रुक रहे हैं, हेडलाइंस के बाद भी इस बड़ी खबर पर बात करेंगे।